नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बात करेंगे बुलेटिन में एआईसीसी की अजब गजब नियुक्ति की। रायपुर में एआईसीसी की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि निष्कासित नेता राशि त्रिभुवन, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, राशि त्रिभुवन को राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त हुई है राशि। निर्दलीय चुनाव लड़ने पर उन्हें निष्कासित किया गया था पार्टी से। अब सवाल इसी बात को लेकर और हड़कंप इसी बात का मचा हुआ है कि पार्टी से निष्कासित किया गया था और इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई। तो रायपुर में एआईसीसी की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। निष्कासित नेता राशि त्रिभुवन को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। राशि त्रिभुवन, जिन्हें राष्ट्रीय समन्वयक का नियुक्त किया गया है, और इस खबर पर जिस तरीके से अब काफी हंगामा भी हो रहा है, नीलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, यहाँ पर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि फरवरी 2025 में निर्दलीय चुनाव लड़ने पर उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया था, और उसी बीच इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने से ये हड़कंप और ये हो हल्ला मचा है। बिल्कुल, देखिए, और कोई ऐसा आधिकारिक आदेश इनकी वापसी को लेकर भी नहीं था कि चलिए कार्रवाई के तौर पर हुआ हो, और जब नेता इस बात का एहसास हो जाए कि इससे कुछ गलती हुई हो और उसने उस फोरम पे अपनी बात रखी हो और उसके बाद वापस उनको ले लिया गया हो और उसके बाद जिम्मेदारी दी गई हो, तो भी समझ में आता है। लेकिन एआईसीसी द्वारा डायरेक्ट ऐसी जिम्मेदारी दे देना इस बात को लेकर भी संकेत दे रहा है कि जो प्रदेश की जो संगठन है, प्रदेश संगठन और केंद्रीय संगठन में आपसी तालमेल पूरी तरह से नहीं है। पूरी तरह से मैसेज जो है वो कन्वे नहीं किया जा रहा है। यही एक कारण है जो बताया जा रहा है कि पीसीसी ने जब कार्रवाई की तो उसके बाद एआईसीसी को पूरी तरह से उसका सूचना नहीं दी गई होगी, या फिर एआईसीसी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। यही एक कारण है कि अभी जब निष्कासित जो सदस्य हैं उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस में हमेशा इस बात को लेकर चर्चा होती रहती है कि संगठन में अनुशासन जो है वो कभी भी सर्वोपरि नहीं माना जाता रहा है, और एक अनुशासनहीनता के मामले कई सारे सामने आते रहे हैं। इस जिस मामले का जिक्र हो रहा है ये तो है ही है। इसके अलावा पहला एक और मामला कल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सामने आया, जिसमें उनके एक प्रवक्ता हैं विकास तिवारी, उनको प्रवक्ता पद से हटाए जाने और उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। और वो कारण बताओ नोटिस इसलिए जारी किया गया है क्योंकि उन्होंने एक पत्र लिख दिया, और इस पत्र में झीरम घाटी कांड में भाजपा के नेताओं सहित कांग्रेस के भी नेताओं के नार्को टेस्ट जो है उसको करने की मांग कर दी। तो ऐसे में कांग्रेस ने उनको नोटिस जारी किया है कि जब घटना हुई उस समय भाजपा की सरकार थी और उसके बाद आपने बिना कुछ ही पार्टी के लोगों से चर्चा की उस तरह का पत्र लिख दिया है। ऐसे में उसको कारण बताओ नोटिस और प्रवक्ता पद से उन्हें हटा दिया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस, खासकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ अंदर खाने ठीक नहीं चल रहा है। आपस में ही सब लोग अपने से तय कर लेते हैं कि किसको क्या करना है, किसको क्या पत्र लिखना है, भले वो संगठन में किसी जिम्मेदारी पद पर है तो भी। और ये जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिसको निष्कासित किया गया है उसको आप बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। और इससे पहले एक जो निर्दलीय पार्षद लड़े थे उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने का मामला भी काफी सुर्खियों में था। हालांकि इसके बाद पीसीसी ने उसमें दखल दिया और फिर बाद में इस पर आपसी सहमति बनी। लेकिन ये सब मामले लगातार कांग्रेस में सामने आ रहे हैं, जो ये दिखाते हैं कि उनको जो विरोधी दल है, जो उनका विरोधी दल है भाजपा या फिर अन्य दल है, उससे लड़ने से ज्यादा अपने अंदर पहले जो लड़ाई चल रही है उसको शांत करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, अंदर की लड़ाई शांत करना जरूरी है। चाहे नीलेश यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी, जैसा कि आपने बताया भी शुरुआत जिस तरीके से की, लेकिन नियुक्ति राशि की साफ दिखाता है कि बगावत को माफी मिली है। और ये कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठते हैं कि क्या इससे पार्टी संगठन कमजोर नहीं करेगा ये पार्टी संगठन को? बिल्कुल, देखिए, अभी तो हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि जो पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर अन्य सचिव वगैरह, वो एआईसीसी को इसमें पत्र लिखेंगे और इस बात को लेकर जो एक भूल सुधार हो सकती है कि अगर मान लीजिए गलती से उनका नाम या उनकी जानकारी में नहीं होने के कारण उनका नाम आया तो उसमें सुधार कर लिया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता है और वो पद पर बनी रहती हैं, जो पद दिया गया है उस पद की जिम्मेदारी उन्हें मिली रहती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो जो लोगों ने, जिनके नेतृत्व में उनको बाहर किया गया था, जहाँ से वो बगावत का इनके लिए रास्ता बना था कि बगावत करें, तो वैसे लोगों को वो अपने निशाने पर रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका भी एक जो समर्थन वर्ग होगा, उनके जो समर्थक होंगे वो दूसरे जो वर्ग हैं उनसे जो है गुटबाजी इसमें सामने आएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। बिल्कुल, आने वाले वक्त में इसको लेकर खूब गुटबाजी होने की भी कयास हैं, और कहीं ना कहीं हलचल इससे और तेज होगी। लेकिन बहरहाल अब देखने वाली बात होगी आगे पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड इस बारे में लिया जाता है। बहुत शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए आपका। तो ये जो नियुक्ति हुई है इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि 6 साल के लिए निष्कासित थी और उसके बाद इस तरीके की नियुक्ति।
फिलहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर के भागीरथपुरा में जिस तरीके से दूषित पानी से मौत का मामला, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो चिंता की बात है। लगातार सामने आ रहे हैं दूषित पानी पीने के मरीज। 13 नए मरीज अब सामने आए हैं, 200 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं। रिपोर्ट के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा का बयान, प्रारंभिक रिपोर्ट में मिलावट और पानी दूषित होने की बात सामने आई। सर्वे टीम है, घर घर जाकर चेकिंग कर रही है और जांच की जा रही है। लोगों को पानी को उबाल कर पीने की सलाह दी जा रही है। ज्यादातर लोग अब भागीरथपुरा के बाहर से खरीद कर पानी पी रहे हैं। तेरह पेशेंट हम लोगों ने एडमिट कराए हैं और निरंतर जो हमारी टीम, सर्वे की टीम है, वो घर घर जाकर डोर टू डोर देखती है इसमें, और वो किसी भी पेशेंट में अगर सिम्टम है तो उनको आइडेंटिफाई करती है। हम सभी जगहों पर क्लोरीन की टैबलेट्स और जो अपना ORS का सोल्यूशन के जो किट्स होते हैं वो सारा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये कार्यवाही अभी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि हम पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टम हो या लेट सिम्टम हो तो उससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति ना रहे, और हम सभी को जो आवश्यक मेडिकल केयर है वो उपलब्ध कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी तरह के सर्वे पूर्ण किए जाएं, सभी जो पीड़ित है उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो, तो इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और हम हमेशा ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको सिम्टम हो वो किसी प्रकार से भी हमारे से नेट से छूटे नहीं। कलेक्टर शिवम वर्मा, जिनका कहना है कि पूरी कोशिश की जा रही है स्थिति को काबू में करने की, लोगों की पूरी मदद भी की जा रही है। हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ हैं, भागीरथपुरा इलाके से हैं, वो वहां पर लोगों से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। तनु, फिलहाल वहां पर ताज़ा हालात क्या है, क्योंकि खबर ये आई कि 13 और नए मरीज सामने आए हैं जिनको पानी पीने के बाद दिक्कत हुई। जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से लगातार मामला सामने आ रहा है, आप मेरे पीछे में एम्बुलेंस देख रहे हैं, इस तरीके की कई एम्बुलेंसेस जो है लगातार रोटेशन में बनी हुई है। 11 एम्बुलेंसेस क्षेत्र में मौजूद है और अभी सुबह से तकरीबन 4 एम्बुलेंसेस यहाँ से रवाना हो गई है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने जानकारी दी थी, उन्होंने बताया था कि अभी फिलहाल अस्पतालों में 13 नए मरीज पहुंचे हैं और कई मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। डिस्चार्ज होने की संख्या भी ज्यादा है, हालांकि मरीज अभी भी पहुंच रहे हैं अस्पताल में। वही आपको बता दें कि अब आज जो है आज सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में, क्योंकि जो याचिका दायर की गई थी उसके ऊपर अगली तारीख 2 जनवरी की दी गई थी, यानी आज 12 बजे के बाद सुनवाई होना बताया गया है। स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी सरकार से कोर्ट ने, तो स्टेटस रिपोर्ट के ऊपर सुनवाई की जाएगी। इसी के साथ जबलपुर बेंच जो है ऑनलाइन तौर पर सुनवाई करेगी। जी तनु, ऐसे में लगातार वहां पर आप स्थानीय लोगों से बातचीत कर रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं? अब क्या उन्हें पूरी मदद मिल रही है? क्योंकि कल तक हम ऐसी तस्वीरें भी देख रहे थे, कुछ ऐसी महिलाओं की बातें भी हमने सुनी कि जब वहां पर उन्होंने पर्ची पर लिखकर अपनी समस्या बड़े अधिकारियों को दी तो वो जो पर्चियां थी, वो जो पेज थे, वो उनकी घर के बाहर कूड़े में पड़े हुए उन्हें मिले। इस तरीके की लापरवाही की बातें भी सामने आई। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम जो दावे हैं वो तो किए जा रहे हैं, क्या वाकई में लोगों तक मदद पहुंच रही है? लोगों की हेल्प करने के लिए जो टीम वहां तैनात है उनसे बातचीत कर रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे टीम तैनात है और जो आशा कार्यकर्ता है वो हर घर जाकर सर्वे कर रही है। कल भी कई लोगों के सर्वे किए गए हैं और अगर उनके घरों में जो आशा कार्यकर्ता जा रही है और अगर उनके घरों में कोई मरीज मिलता है तो उनको प्राथमिक तौर पे इलाज दिया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि पानी जो है उबाल कर पिए, और यही नहीं, यहाँ पर नगर निगम की अनाउंसमेंट गाड़ी भी घूम रही है। अनाउंसमेंट गाड़ी में ये बताया जा रहा है कि जो पानी आपको सप्लाई किया जा रहा है उसको आप उबाल कर पिए, अगर आप कंजम्पशन उसका कर रहे हैं तो, क्योंकि क्षेत्र में पानी का सप्लाई वापस चालू कर दिया गया है। और सप्लाई चालू करने के साथ लोगों को अब ये भी बताया जा रहा है कि जो क्लोरीन की टैबलेट्स दी जा रही है, क्लोरीन की गोलियां दी जा रही है, उसका इस्तेमाल करें, पानी उबाल कर पिए। आशा कार्यकर्ता भी लगातार फील्ड पे बनी हुई है, अलग अलग घरों में पहुंच रही है, लोगों का सर्वे कर रही है, उनसे पूछताछ भी कर रही है। हालांकि मरीज अभी भी आ रहे हैं यहाँ पे इलाज करवाने के लिए। तो पीछे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, यहाँ पर भी मरीज पहुंच रहे इलाज करवाने के लिए। सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोगों में डर का भी माहौल है ज्योति, बेशक, क्योंकि अगर उन्हें खांसी हो रही है या फिर थोड़ी सी भी तबियत उनको खराब लग रही है तो वो यहाँ पर आके सबसे पहले प्राथमिक तौर पे इलाज करवा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं, जो डेटा सामने आ रहा है, लोग मर रहे हैं, तो लोगों में डर का भी माहौल है। और कल मैं अलग अलग क्षेत्रों में भी गई थी, इंदौर के सिर्फ भागीरथपुरा नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में भी गई थी, द्वारकापुरी में गई थी और एक और हवा बांग्ला क्षेत्र था, वहां पर भी गई थी। लोगों से मैंने वहां पर भी बातचीत की, उनकी भी यही शिकायत है कि यहाँ पर जो पानी आ रहा है वो काफी दूषित है, काफी गंदा पानी आ रहा है, मटमैला पानी आ रहा है, पानी में बदबू आ रही है। 311 ऐप पर शिकायत करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी आकर देख के चले जाते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनको ये डर है कि अगर इस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर होती रहेगी, यानी इस तरीके का पानी यहाँ पर दूषित पानी आता रहेगा,
तो रहवासियों में चिंता है कि जो भागीरथपुरा इलाके में हालात हुए वो वही उनके क्षेत्र में ना हो। जी बिल्कुल तनु, इस भागीरथपुरा की घटना के बाद से अब आसपास के इलाके के लोग भी डरे हुए हैं, उनके वहां अगर गंदे पानी की सप्लाई हो रही। तो बहुत शुक्रिया तनु जानकारी के लिए। हमारी सहयोगी तनु जानकारी दे रही थी कि इलाके में अभी भी कई टीमें मौजूद हैं जो लोगों की मदद कर रही हैं। आशा कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों की जांच कर रही हैं। इंदौर की घटना के बाद एनडीटीवी आपको हर एक शहर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, जिसमें जलाशय से टैंक और टैंक से नलों के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचने वाला पानी कितना सेफ है, इसकी पड़ताल कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एनडीटीवी की टीम ने देवास के लोगों की प्यास बुझाने वाली शिप्रा नदी का हाल जाना और इस पड़ताल में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। शिप्रा नदी में प्रदूषण का स्तर हाई लेवल पर है। शहर की सारी गंदगी सारे सीधे इस नदी में गिर रही है। इस संबंध में हमारी टीम ने सारे लोगों से बातचीत की। देखिए एक रिपोर्ट। अच्छा, किस तरह शिप्रा जो माँ है कैसा दर्जा दिया शिप्रा को? शिप्रा का अच्छा दर्जा दिया, लेकिन यहाँ प्रदूषण में ज्यादा गंदगी हो जाता हो रही सर। कैसी गंदगी हो रही है? यहाँ नाले का पानी नदी में मिल रहा है, जहाँ पर स्नान करते हैं उस पानी से आचमनी भी करते हैं क्या? किस तरह से स्वच्छ होना चाहिए सर? साफ सफाई ज्यादा रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ किन किन नालों का पानी यहाँ पे मिल रहा है? सर यहाँ गंदे घर के पानी भी आते हैं, जो अपन शौचालय जाते हैं वो पानी भी इसमें मिलता है, वो पानी अपन पीते भी। शिकायत की थी आप लोगों ने? सर बहुत बार की शिकायत पर, लेकिन कोई उसका वो नहीं मिल रहा है। कहाँ रहते हो छगन भैया? शौकलिया। अच्छा, शिप्रा में किस तरह से गंदगी दिख रही है? किस तरह कौन सा पानी शिप्रा नल में मिल रहा है? सारा आ रहा है। कहाँ कहाँ का? इधर का भी, इधर का भी। कौन सा पानी है ये? गंदगी का नाले का पानी हाँ। मिल रहा है शिप्रा में? हाँ। क्या होता है, शिप्रा दूषित हो रही नहीं हो रही है? कहाँ शिप्रा माता में पानी मिल रहा है? मिल रहा। नमस्कार, मैं हूं अरविंद चौक से, आप देख रहे हैं एनडीटीवी की टीम ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएगी किस तरह से। देखिए शिप्रा है, शिप्रा नदी है। ये शिप्रा वो नदी है जो मोक्षदायिनी होती है, लेकिन किस तरह से यहाँ पर कचरा आता है और ये कचरा शिप्रा नदी में पूरा बह जाता है। और वहीं देखिए किस तरह से ये चैम्बर का जो पानी है, गंदा नाले का पानी इस माँ शिप्रा में आ रहा है। ये शिप्रा को पूरा तरह से दूषित कर रहा है और यही पानी देवास की जनता जो है इस पानी को पीती है। देखिए शिप्रा, ये शिप्रा नदी है जो मोक्षदायिनी है, किस तरह से ये खुद आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाती हुई नजर आ रही है। देखिए किस तरह शिप्रा नदी है, यहाँ पुल पे से लोग उन जो है गंदा कचरा फेंक देते हैं और यही कचरा सड़ता रहता है और यही पानी ये शिप्रा नदी में मिल जाता है और यही पानी को देवास की जनता पी रही है। यही बात करें तो शिप्रा नदी की जो मोक्षदायिनी है, जो शुद्ध मानी गई है, जहां डॉक्टर मोहन यादव ने नदियों की शुद्धिकरण के लिए लाखों रुपए खर्चा करे हैं। एनडीटीवी की टीम दिखा रही है किस तरह से लाखों रुपए खर्चा हुआ। देखिए किस तरह से पूरी गंदगी शिप्रा नदी के किनारे बीचों बीच पड़ी हुई है। आखिरकार ये शासकीय अधिकारियों को दिखाई क्यों नहीं देती? देखिए किस तरह से बताता हूँ, ये जो गंदगी है पुल पे से लोग फेंकते हैं, कचरा है, इससे ही पूरा शिप्रा का पानी कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है। मेरा कैमरा सहयोगी कुणाल के साथ अरविंद चौक से देवास। मोक्षदायिनी शिप्रा खुद अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाती हुई नजर आई। देखिए माँ शिप्रा नदी है, किस तरह से चारों ओर जहां तक निगाहें जा रही हैं शिप्रा नदी में गंदगी ही गंदगी पसरी हुई नजर आ रही है। देखिए ये जो ब्रिज है, ब्रिज पे से लोग जो कचरा फेंकते हैं वो कचरा पूरा सरेआम साफ तौर से दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से शिप्रा नदी के बीच में ये चारों तरफ गंदगी नजर आ रही है। यही पानी देवास के नलों में नगर निगम द्वारा वितरित होता है और इस गंदे पानी को देवास की जनता पीती है। देखिए किस तरह से पूरी शिप्रा नदी जो है, मैं अपने कैमरे से नीचे से दिखाएं, देखिए किस तरह से पूरी गंदगी पसरी हुई है, गंदगी दिखी है पूरी चारों तरफ। जहां तक निगाहें जा रही है वहां तक गंदगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर